नमस्कार दोस्तों। लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद की कड़ी में अगला नाम जुड़ गया है आनंद शर्मा का। आनंद शर्मा राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं और अब गुलाम नबी आज़ाद रिटायर हो चुके हैं, तो सबसे सीनियर नेता वही बचे हैं। और वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उस ग्रुप 23 का हिस्सा नहीं है जो काफ़ी लंबे समय से गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है कांग्रेस के भीतर। और पिछले दिनों जम्मू में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें गुलाम नबी आज़ाद की विदाई समारोह को लेकर, उनकी विदाई को लेकर सभी कांग्रेस नेता इकट्ठा हुए थे और सभी लोगों ने कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता को नहीं जाना चाहिए, उन जैसे नेता की पार्टी को सख्त ज़रूरत है। कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में फिर दोबारा क्यों नहीं भेज रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो कांग्रेस का थिंक टैंक है वो दूसरे तरीके से सोच रहा है। और आनंद शर्मा का जो बयान, जो लेटेस्ट ट्वीट्स उनके आए हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, इन सब लोगों की जो सोच है वो नई थिंकिंग जो कांग्रेस की है उससे मैच नहीं कर रही है। यानी कि राहुल गांधी एंड पार्टी इस समय जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी नेता का हम वोट के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हमारे लिए किसी भी राज्य में वोट इकट्ठे करने में कितना योगदान है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी को लेकर, इसी को फोकस करके सारा कुछ चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है, खुद कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आज़ाद के बजाय कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा के वकील को राज्यसभा में भेजा है। और ये सब आरोप पब्लिक डोमेन में है, खुलेआम सब लगा रहे हैं। आनंद शर्मा ने जो सवाल उठाया है वो थोड़ा सा दिलचस्प है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर सवाल उठाया है। आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन में है और कांग्रेस की लंबे समय से ये कोशिश है कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोट अपनी ओर किए जाएं। अधीर रंजन चौधरी, जो कि सांसद भी हैं कांग्रेस के, वहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पश्चिम बंगाल के, 5 बार के सांसद हैं, वहाँ के सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। और इस बार वो बहुत ही डेस्परेट हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। उन्हें यह लग रहा है कि इस बार अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई तो फिर वाम दलों को मजबूरन उन्हें समर्थन देकर उनकी सरकार बनवानी पड़ेगी। और इसी उम्मीद के साथ वो तमाम साम दाम दंड भेद तमाम अपनाकर, तमाम प्रयास करके किसी भी तरह से ऐसे समीकरण बनाना चाह रहे हैं कि जिससे ममता बनर्जी भी डैमेज हो जाए और बीजेपी भी डैमेज हो जाए। और ममता बनर्जी को डैमेज करने के लिए उन्हें सबसे आसान जो उपाय लगा वो ये लगा कि मुस्लिम वोटों को अपनी ओर किसी भी तरीके से किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने बड़ा सीधा सच्चा रास्ता निकाला। देखिए, आपको मैं बता चुका हूँ, आप जानते भी होंगे कि जो फुरफुरा शरीफ दरगाह है पश्चिम बंगाल की, उसके पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की बहुत मान्यता है वहाँ पर मुसलमानों के बीच में। और ये माना जाता है कि पहले वो टीएमसी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से टीएमसी से नाराज़ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे संपर्क किया था कि भाई मुस्लिम पार्टियां हैं तुम्हारी भी, और तुम भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम पार्टी लेकर आ रहे हैं, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जिसकी भी सरकार बनेगी उससे बाद में बार्गेनिंग कर ली जाएगी। लेकिन अब्बास सिद्दीकी को ये लगा कि यार ये हैदराबाद का मुस्लिम यहाँ कर राजनीति करेगा, यहाँ तो हमारी ही चलनी चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तो अकेले लड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी, आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट। और इंडियन सेकुलर फ्रंट की उन्होंने सेटिंग कर ली है वाम दलों से। कभी स्थिति ये थी कि वाम दलों के खिलाफ ही फुरफुरा शरीफ ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था, और आज ममता बनर्जी के खिलाफ वो फिर वाम दलों की तरफ जा रहे हैं। और वाम दलों ने उन्हें कहा है कि हम आपको 30 सीटें देंगे, 30 विधानसभा सीटों पर आप लड़ सकते हैं, यानी कि आपकी वैल्यू रहेगी। अगर आपके 10 भी जीत कर आते हैं तो कुछ लोगों को मंत्री भी बनाया जा सकता है। और फुरफुरा शरीफ के लोगों का ये मानना है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, कि इनके कहने से काफ़ी मुस्लिम वोटर प्रभावित हो सकते हैं। खैर, इस डेवलपमेंट को कांग्रेस ने दूसरे तरीके से लिया है। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं
उनका ये मानना है कि अगर गठबंधन में ये आते हैं हमारे साथ फुरफुरा शरीफ, तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोट हमारी तरफ आएंगे, कांग्रेस को भी फायदा होगा, वाम दलों को भी फायदा होगा। लेकिन आनंद शर्मा ने इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। आनंद शर्मा ने 2-3 ट्वीट किए आज, और उसमें उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की मेंटेलिटी के बिल्कुल खिलाफ है, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, अगर हमारे लिए बीजेपी अछूत है, जो कि हिंदुत्ववादी और इस तरह की कट्टरपंथी सोच की पार्टी है, अगर हम उसको अछूत मानते हैं तो हमारे लिए वो लोग भी अछूत ही होने चाहिए जो कट्टरपंथी हैं, भले ही वो मुस्लिम लीडर्स हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है, आनंद शर्मा का, कि इसके लिए CWC की सहमति ली जानी चाहिए थी, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसके ये सब लोग सीनियर लोग मेंबर हैं, कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता है, किसी प्रदेश में आप समझौता करते हैं किसी पार्टी के साथ, तो आपको हाईकमान की परमिशन लेनी होती है। लेकिन इसमें किसी की भी परमिशन नहीं ली गई और खुद ही ये डिसीजन ले लिया गया। उनके शब्द क्या हैं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जो आनंद शर्मा ने ट्वीट किए हैं। ISF और ऐसे अन्य दलों से के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवादी और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है, हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि अधीर रंजन चौधरी ने हाईकमान को निगलेक्ट करते हुए बिना किसी परमिशन के इनसे समझौता कर लिया, और जिस गठबंधन में एक सांप्रदायिक दल शामिल हो रहा है उसका हिस्सा कांग्रेस को नहीं होना चाहिए, और यही उनका कहने का मतलब है। अब स्थिति ये बन रही है कि पार्टी के अंदर कितनी मत भिन्नता है, ये बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी हाईकमान में जो ग्रुप 23 के लोग हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया था, अब उन लोगों की बिल्कुल नहीं चल रही है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि समझौता कीजिए, किसी भी हालत में किसी से भी समझौता करना पड़े। मुसलमानों के वोट लेने हैं मुसलमानों के लीजिए, हिंदुओं के लेने हैं हिंदुओं के लीजिए, क्रिश्चियंस के लेने हैं क्रिश्चियंस के लीजिए, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि बीजेपी ना जीत पाए। बीजेपी को हर हाल में हराना है, भले ही ममता की सरकार दोबारा बन जाए पश्चिम बंगाल में, बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। और उसी सोच के हिसाब से अधीर रंजन चौधरी ने ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट के लिए अपनी हरी झंडी दी है समझौते के लिए वाम दलों को। तो फिलहाल ये स्पष्ट हो गया है कि अब जो सीनियर लीडर हैं, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, राज बब्बर, मनीष तिवारी, इन सब लोगों की बिल्कुल नहीं चल रही है। और राहुल गांधी एंड पार्टी जो इस समय हावी हैं, रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, सुष्मिता देव, दीपेंद्र हुड्डा, ये सब लोग अब राहुल गांधी को घेरे हुए हैं और अपनी मर्जी से सारे प्रदेशों में जो जो किसी से समझौता होना है, गठबंधन होना है, उसकी सेटिंग की जा रही है। और कोशिश इन सब का मानना है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकना है। अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी गई भाड़ में, कांग्रेस के पुराने आदर्श गए तेल लेने, हमें तो बीजेपी को बढ़ने से रोकना है। यही फार्मूला अब नज़र आ रहा है। देखते हैं, गुलाम नबी आज़ाद खुलेआम बगावत कर चुके हैं, कपिल सिब्बल खुलेआम कर चुके हैं, और इसके बाद अब आनंद शर्मा का नाम आ गया। देखते हैं अगली कड़ी में इसमें किसका नाम आता है। बात करते रहेंगे कांग्रेस को लेकर। हर्ष की बात लाइव देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।